हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे थे हमारे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हमने किए थे इससे पहली वाली वीडियो में। अगर वो नहीं देखी तो जाके देखना उसको पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ना। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस हमने किए थे इंपॉर्टेंट वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 मार्क्स में, 5 मार्क्स में बहुत आराम से क्वेश्चंस वो आ जाएंगे एग्जाम में। और उनको किस तरह से लिखना है वो भी बताया था। वो क्वेश्चंस कुछ ये थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये पिछली वीडियो में हमने किए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो दोबारा कह रहा हूँ उसको जाके देखना पहले। ये सॉल्यूशंस थे उन क्वेश्चंस के, और ये भी बताया था कैसे कैसे आप लिखोगे, कैसे अटेम्प्ट करोगे उस आंसर को। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो उससे आगे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये कुछ हम क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। जो कि क्वेश्चन कुछ ये है, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन में क्या अंतर है वो बताना है हमें। ठीक है, राइट डाउन अ नोट ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बिजनेस। जब हम कोई नया बिजनेस एस्टैब्लिश करने जाते हैं, कोई नया बिजनेस खड़ा करने जाते हैं, तो उसमें हमारे एक शॉर्ट नोट देना है इनको। ठीक है, कुछ स्टेप्स बता सकते हैं हम उसमें, पूरा एक शॉर्ट नोट देना है हमें उसका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस के लिए। हम क्या क्या चीजें हमें चाहिए और कैसे कैसे हमें वो करना है। ठीक, हमारा क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं या फिर क्या क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, वो हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे या फिर इसके आंसर में पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन भी बहुत, ये क्वेश्चन तो पहले भी काफ़ी बार आया, जो इससे पहले हमारे लोगों के जो हुए थे मिड टर्म्स एग्जाम हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पहले तो नहीं आएगा क्योंकि सेमेस्टर वाइज इसी बार हुआ है, सिलेबस भी इसी बार चेंज हुआ है सारा। डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच टाइप। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं, हमने पढ़े थे प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में आई थिंक। तो उसमें हमने काफ़ी सारी फॉर्म्स पढ़ी थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। हमने सबकी मेरिट्स, डिमेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ पढ़ा था। तो ये वही क्वेश्चन है, मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स बताने हैं और उसके फ़ायदे नुकसान, हर फॉर्म के जो भी टाइप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका फ़ायदे और नुकसान भी हमें इसमें बताना है। ठीक है, 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आराम से फ्रेम हो जाएगा इसका आंसर। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस ऑल्सो। सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें एक अकेला व्यक्ति काम करता है उसके बारे में बताना है और उसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है, यानी कि फ़ायदे और इम्पॉर्टेंस एक ही चीज़ है, थोड़ा सिमिलरिटी है मतलब दोनों में। तो ये हमें इंपॉर्टेंस इसमें बतानी है। पूरा चैप्टर हमने इसको किया हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप का, उसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। फिर नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस विद इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमने चैप्टर पूरा किया है और उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें है, वहाँ से देख सकते हो। बाकी हो सकेगा तो इसमें कुछ करेंगे, पढ़ेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो हमने फॉर्म्स पढ़े थे ये एक पूरा अलग चैप्टर था जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा उनके टाइप्स के बारे में जाना था। फिर उन टाइप्स के एक अलग से चैप्टर बने थे पूरी बुक में। सोल प्रोप्राइटरशिप के अलग से एक पूरा चैप्टर बना था, पार्टनरशिप के ऊपर एक अलग से चैप्टर बना था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पूरा एक अलग से चैप्टर बना था। तो पूरा डीप में हमने वहाँ पढ़ा था। फिलहाल यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये हैं, इनके आंसर को आप समझते हैं और उनको हमें कैसे लिखना है वो आगे देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो डिफरेंस बताना है हमें बिजनेस और प्रोफेशन में। तो वो क्वेश्चन हमारा जो आंसर है वो है यह है। तो हम एक हेडिंग डालेंगे नॉर्मल सी, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर एक हम लाइन बाद में ही बना सकते हो, पहले बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेसिस बनाओगे, साइड में एक हेडिंग डलेगी बेसिस, जिसमें हम लिखेंगे किसके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो बिजनेस फिर प्रोफेशन, इस तरह से पूरा एक आपका आंसर फ्रेम होगा। फिर हम कमेंसमेंट डालेंगे। इट इज कमेंस मतलब शुरुआत कैसे होती है, आफ्टर डिसीजन बाय द एंटरप्रेन्योर एंड कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उसके डिसीजन से और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को करने के बाद इसको शुरू कर सकते हैं बिजनेस को। इट कैन बी कमेंस्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉर्मल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। जो प्रोफेशन है वो कुछ फॉर्मल क्वालिफिकेशन उसमें जरूरी होते हैं और कुछ ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक प्रैक्टिसेस ऑल्सो नीडेड। पब्लिक प्रैक्टिस में हमने कुछ सर्टिफिकेट अचीव किया होगा तो वो भी जरूरी होता है प्रोफेशन को शुरू करने के लिए। ठीक है, अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फॉर्मल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग इज नॉट नेसेसरी इन एवरी बिजनेस। सारे बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन वगैरह या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, किसी किसी में हो जाता है, एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, तो कोई बिजनेस होते हैं जहाँ पे नेसेसरी होती है, कहीं कहीं पर नहीं होती। ठीक है, वहीं हम प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में अगर हम मान लो टीचिंग है, डॉक्टर है, कुछ भी है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत होती है, क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है प्रोफेशन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो ये नेचर कैसा एक्टिविटी का, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहे हैं गुड्स और सर्विसेज दूसरों को, ठीक है। और प्रोफेशन में कैसा हो रहा है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नेचर, स्पेशलाइज्ड नेचर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। जो हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वही इंसान करेगा जिसने ट्रेनिंग ली हुई है, जिसके पास क्वालिफिकेशन है उस पर्टिकुलर फील्ड की, तो वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दूसरे लोगों को, ठीक है। अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें बिजनेस में, तो यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट वेरीज अकॉर्डिंग टू नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। नेचर कैसा है, मतलब उस बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, और साइज कितना बड़ा है बिजनेस का, उस पर डिपेंड करेगी हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर हमारा छोटा बिजनेस है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी कम लगेगी। जो हमारा नेचर है वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है उसमें जो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो रही हो या बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल पे चीज़ें हो रही हो, तो वहाँ पे हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं, बहुत मतलब सही कैपिटल लगेगी, बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगेगी। और अगर हम देखें प्रोफेशन में, तो स्मॉल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट। प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हमें छोटा मोटा क्लिनिक खोलना है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे हमारी छोटी कैपिटल लगेगी, बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्रोफेशनल को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर करना चाहें तो वहाँ पे हमारी कैपिटल ज़्यादा लगेगी। तो कैपिटल जो है यहाँ पे वेरीज करती है पूरे नेचर पर और साइज पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा है ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न अ लिविंग बाय वे ऑफ प्रॉफिट्स। हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो होता है अर्न करना लिविंग इन वे ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट्स कमा के वो अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। प्रोफेशन में देखें तो टू अर्न अ लिविंग बाय वे ऑफ फीस। यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स मिलते हैं बिजनेस में, और प्रोफेशन में हमें जो प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं फीस, ठीक है। तो यहाँ पे लिविंग जो अर्न होती है वो फीस के वे में होती है और बिजनेस में प्रॉफिट्स के वे में, ठीक है। तो ये थे हमारे 1 2 3 4 5 पॉइंट हमने यहाँ पढ़े हैं। वैसे तो 5 काफ़ी हैं इसमें, अगर आप 1 2 और एक्स्ट्रा करना चाहते हो नीचे लिखे हुए हैं। रिस्क की अगर हम बात करें बिजनेस में, तो देयर इज एलिमेंट ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोफेशन में लिटिल रिस्क होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता, कम रिस्क इसमें होता है। और अगर 1 2 पॉइंट अगर आपको और देखने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिलहाल 5 पॉइंट इसके इनफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट डाउन अ नोट ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बिजनेस। तो जब हम नया बिजनेस शुरू करने जाएंगे तो हम वहाँ पे एक नोट देना है, या फिर आप कहो तो उसको किसी भी तरह से लिखो, मतलब आपको एक आंसर देना है। मेन चीज़ ये है कि आपको एक आंसर देना है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बिजनेस। जब आप नया बिजनेस खड़ा करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें जरूरत है, ठीक है। कंसिडरेशंस एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू बिजनेस, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब हम कोई नया बिजनेस एस्टैब्लिश करने जाएंगे। तो आंसर की शुरुआत आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, आप एक हेडिंग डालोगे, कंसिडरेशंस इन एस्टैब्लिशिंग न्यू बिजनेस, एक हेडिंग हो गई। फिर आप सब पॉइंट्स बनाओगे। नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, 2 प्रोडक्ट एनालिसिस एंड मार्केट सर्वे। सिर्फ आपको हेडिंग लिखनी है, ठीक है, याद रखना, सिर्फ हेडिंग लिखनी है। ये वाली एक हेडिंग डाल के आपको ये 6-7 पॉइंट जितने भी हैं, 8-9 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इन 9 पॉइंट्स की आपको हेडिंग बना देनी है पहले एक तरफ, जिससे क्या होगा, अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने जा रहा है तो वो इतना ज़्यादा डीप में ये सारी चीज़ें नहीं पड़ेगा जो भी अंदर है। पहले वो देखेगा कि आपने हेडिंग्स क्या क्या लिखी हैं। आपने हेडिंग लिखी है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, आपने हेडिंग डाली है प्रोडक्ट एनालिसिस एंड मार्केट सर्वे, साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट, लोकेशन ऑफ द बिजनेस यूनिट। तो वो देखेगा कि बच्चे को इतनी समझ है कि वो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसको, ठीक है। अब वो अंदर इतना झांक के नहीं देखेगा, ठीक है, वो पहले से ही समझ जाएगा कि बच्चे को हाँ नॉलेज है इस चीज़ की, उसने पॉइंट्स इतने अच्छे से लिखे हैं, तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप 9 पॉइंट्स पूरे लिख दोगे, सिर्फ हेडिंग लिख दोगे 9 पॉइंट्स की। उसके बाद आप एक शॉर्ट नोट बना के शुरू करोगे, थोड़ा सा आप यहाँ से उठाओगे, ठीक है, 2-3 लाइन, फिर आप यहाँ से उठाओगे, एक नोट बना देना पूरा, ठीक है। पॉइंट्स में लिखना चाहो पॉइंट्स में लिख देना। पॉइंट्स में लिखने से फायदा ये होता है कि वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें लिख के, ठीक है। पॉइंट्स में अगर लिखी होती है तो 2-4 चीज़ें यहाँ से उठाना, 2-4 लाइन यहाँ से उठाना, यहाँ से उठाना, हर एक पैराग्राफ से, हर एक पॉइंट से 2-2 3-3 लाइन उठा के एक आंसर बहुत अच्छे से फ्रेम हो जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत आराम से 10 नंबर में बन जाएगा, क्योंकि इसमें है ही 9 पॉइंट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। तो हमें पहले बिजनेस सिलेक्ट करना है कि हमें किस लाइन में जाना है, बिजनेस की किस लाइन में हमें जाना है। बहुत सारे तरह के बिजनेस होते हैं। द फर्स्ट प्रोसीडरल डिसीजन इन्वॉल्व इन द डिसाइडिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज टू सिलेक्ट द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब वो जो बिजनेस है उसका नेचर और उसका टाइप कैसा होता है वो हमें पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस तरह का हमें बिजनेस चलाना है या फिर किस तरह का बिजनेस हमें शुरू करना है, ठीक है। हमारी उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, कितना हमें अमाउंट इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे पहले से ही सोच लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रीड करोगे एक बार, 2-4 लाइन यहाँ से उठा के डाल देना इस वाले पॉइंट में। सेकंड हमारा पॉइंट आता है प्रोडक्ट एनालिसिस एंड मार्केट सर्वे। अब हम एक प्रोडक्ट एनालाइज करेंगे मार्केट सर्वे करके, ठीक है। मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कस्टमर्स की डिमांड क्या है, प्रोडक्ट किस तरह के वहाँ अवेलेबल है, ठीक है, किस वैरायटी के प्रोडक्ट्स वहाँ अवेलेबल है। तो एक पूरा सर्वे करेंगे, प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम आगे स्टेप पे बढ़ेंगे साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। यहाँ से आप 2-4 पॉइंट्स उठाओगे, ठीक है, जैसा वहाँ पहले पॉइंट्स में उठाया, ठीक।
वही सब चीज़ें लिखी हैं। फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर, साइज, डिजाइन एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर, हिज टेस्ट, कैपेसिटी टू परचेज दैट प्रोडक्ट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। हमें कस्टमर की नीड को देखना है, उसके टेस्ट को देखना है, उसकी कैपेसिटी देखनी है हमें परचेज करने की, किस रेंज पर वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। वो सारा सर्वे करके हम अगले स्टेप पर बढ़ेंगे, जो कि हमारा साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट। ठीक है, हमने ये जान लिया कि हमें किस फील्ड में बिजनेस हमने ओपन करना है, हमने ये देख लिया कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह का होगा, और मार्केट हमने पूरा सर्वे कर लिया। फिर हम देखेंगे जो हमारी बिजनेस यूनिट है वो कितनी बड़ी होने वाली है, किस लेवल पर हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, हमें वो चीज़ देखनी है। बिजनेस यूनिट के अभी हमने चैप्टर चल रहा है साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे ये सब चीज़ें। तो बिजनेस यूनिट का हमें साइज देखना है, कितने बड़े लेवल पे हमें प्रोडक्शन करनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज ऑफ द फर्म और स्केल ऑफ ऑपरेशंस इन एन इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द एस्टैब्लिशमेंट फॉर न्यू एंटरप्राइज। एन अटेम्प्ट शुड बी मेड टू अचीव द साइज एट विच द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज मिनिमम। तो अगर हम आसान शब्दों में कहें तो वही चीज़ है, हमें अपनी बिजनेस यूनिट का साइज सोच के रखना है पहले से ही। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से उठाओगे आप। इन अदर वर्ड्स, द एंटरप्रेन्योर शुड एम एट द ऑप्टिमम साइज कीपिंग इन व्यू द एक्सटेंट ऑफ मार्केट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो यह सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फाइनेंस की, कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट एक पूरी तरह से अच्छी तरह से मैनेज होना चाहिए। लार्ज स्केल ऑपरेशन ऑफर सेवरल इकोनॉमीज ऑफ स्केल बट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल। अगर हम लार्ज स्केल पर वो चीज़ देखेंगे साइज अपना, तो वहाँ पे हमारी क्या लगेगी, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी लगेगी, एंड एक्सपर्ट मैनेजरियल स्किल्स की हमें ज़्यादा जरूरत होगी वहाँ पे। तो हम ये चीज़ देखें कि हमें एक मीडियम स्केल पर वो अपना बिजनेस यूनिट सेटअप करना है शुरुआत में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं लोकेशन ऑफ द बिजनेस यूनिट। चैप्टर नंबर 12 आई थिंक प्लांट लोकेशन हमने चैप्टर किया था, उसमें हमें पूरी लोकेशन जाननी होगी। ठीक है, स्टेप्स में हमारे यही रहेंगे कि हमने बिजनेस यूनिट का साइज भी सोच लिया है, हमें लोकेशन जाननी है। लोकेशन क्यों जाननी है, चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 12 प्लांट लोकेशन। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि लोकेशन क्यों जाननी जरूरी है। ठीक, तो हम बिजनेस यूनिट की लोकेशन, कहाँ हमें अपनी बिजनेस यूनिट लगानी है, कहाँ किस जगह पर हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, उस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। फिर हमारी आती है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, कि ओनरशिप की किस फॉर्म में हमें वो ओनरशिप रखनी है अपनी। अकेला व्यक्ति उस बिजनेस को चलाने वाला है, पार्टनरशिप में हम उस बिजनेस को चलाने वाले हैं, या कोई वो कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में वो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है। मैं अकेला उस बिजनेस को चलाने वाला हूँ, मेरे साथ 2-4 लोग पार्टनरशिप में वो काम करने वाले हैं, या फिर वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो वो चीज़ भी हमें वहाँ सोचनी पड़ेगी पहले। ठीक है, फिर हमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है अपनी। अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हमें बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है। इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। इससे क्या होता है, जो भी हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी तरह से हो पाती हैं। आई होप आपको ये दिख रहा होगा और थोड़ा समझ भी आ रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा इसका। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग पर हम थे पॉइंट पर। सिलेक्टिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एरियाज ऑफ फाइनेंस। इतना भी लिख दोगे तो फाइनेंस वाला हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को। ठीक है, बाकी और यहाँ से कुछ उठाना है तो इसको एक बार पढ़ लेना और अपने शब्दों में भी कुछ लिख सकते हो। ठीक, फिर आता है प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट के ऊपर पूरा चैप्टर कर लिया था। प्लांट लेआउट इज एन अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स। वही चीज़ है, हमें अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे हमें अपना लेआउट किस तरह का रखना है, मशीन्स हमें कौन सी जगह पर रखनी है, इक्विपमेंट्स उस फैक्ट्री में किस जगह पर रखने हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ होती हैं फैक्ट्री में वो सही से मेंटेन होती है ना, तो हमारी प्रोडक्शन वगैरह अच्छी होती है, हमारा समय बचता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लांट लेआउट में हमने चैप्टर में पढ़ी थी, जो कि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। मेरिट्स, डिमेरिट्स, इंपॉर्टेंस, सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की हैं। अगर प्लांट लेआउट नहीं देखा, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी कंफ्यूजन है, बस एक बार उस चैप्टर को खोल के देख लो। प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लांट लेआउट की। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी प्लांट लेआउट के अंदर जितना भी है। ठीक है, तो प्लांट लेआउट बेसिकली अरेंजमेंट उन मशीन्स का और इक्विपमेंट्स का जो भी हमारी फैक्ट्री में रखे हुए हैं, बस इतना सा इसका बेसिक सा मतलब है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से हमने सब कुछ सोच लिया है कि ऐसी जगह पर हमें सेटअप करनी है, बिजनेस यूनिट का साइज इतना होगा। अब आती बात इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, वो अंदर से उसका इंटीरियर पार्ट कैसा होगा। अनदर इंपॉर्टेंट मैनेजरियल डिसीजन इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बिजनेस एंटरप्राइज, द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंटरनल स्ट्रक्चर। पूरे अंदर का क्रिएशन और डेवलपमेंट इंटरनल स्ट्रक्चर का। ठीक है, वर्क इज डिवाइडेड अमंग डिपार्टमेंट्स। उसके डिपार्टमेंट्स बनाने में अलग अलग, जैसे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक मार्केटिंग का होता है, एक फाइनेंस का होता है, एक पर्सनल का होता है, तो उसके एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, अरेंजमेंट करना है।
कोऑर्डिनेशन अमंग दीज वेरियस डिपार्टमेंट्स, ये सारे डिपार्टमेंट जो लोग चलाएंगे उनका एक पूरा अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा हमें, ठीक है। डिपार्टमेंट किस किस जगह पे लगेंगे, उनके पूरा कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है, सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। इतना भी आप इस पॉइंट पे लिखते हो, इस वाले पॉइंट में अगर हम इतना भी लिखते हैं तो काफ़ी है वो, ठीक है। फिर हमारा आता है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। अब हमने सारी चीज़ सोच ली हैं, हमने सिलेक्ट कर लिया बिजनेस लाइन, किस टाइप का हमें बिजनेस करना है, प्रोडक्ट एनालाइज कर लिया, मार्केट सर्वे कर लिया, बिजनेस यूनिट का साइज हमने सोच लिया, लोकेशन देख ली, हम किस तरह का ओनरशिप किस तरह की रखने वाले हैं, हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, वो सब सोच लिया है। फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई है, ठीक है। प्लांट लेआउट हमने सोच लिया है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें थी अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी डेवलपमेंट होना था वो सब कुछ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी एंटरप्राइज को लॉन्च करेंगे, ठीक है। जो भी हमने प्लानिंग की हुई है, जो भी हमने सोचा हुआ था, वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे। द कंप्लीशन ऑफ फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स लीड अल्टीमेटली टू द एक्चुअल लॉन्चिंग ऑफ द एंटरप्राइज। एक्विजिशन ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल्स, मशीनरी, मनी, वर्कर्स एंड मैनेजरियल एबिलिटी, स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट। हम सारी चीज़ें मशीनरी, मनी, वर्कर सब चीज़ें लगाएंगे, ठीक है। अपनी मैनेजरियल एबिलिटी लगाएंगे, स्किल्स लगाएंगे अपने, फिर प्रोडक्शन जल्द शुरू होगी हमारी। उस जो भी हमने जिस भी फील्ड में हमने प्रोडक्ट बनाने सोचे थे वो प्रोडक्ट्स हमारे बनेंगे, फिर हम उन प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है। एडवर्टाइजिंग होगी, फिर हमारे वो सेल होंगे प्रोडक्ट्स, उसके बाद प्रॉफिट्स होंगे। इस तरह से हमारा बिजनेस आगे चलता रहेगा। तो लॉन्चिंग द एंटरप्राइज का बेसिकली मतलब यही है कि जो भी चीज़ें हमने सोची थी वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट सेल होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा आगे डेवलप करेंगे, ग्रोथ होगी उसमें, ठीक है। तो ये था हमारा, जब हम कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करने जाते हैं तो उसके ऊपर पूरा नोट। तो ये था इस पूरे क्वेश्चन का आंसर। 10 मार्क्स में आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। दोबारा कह रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए, स्क्रीन में आपको ना दिख रही हो तो मुझसे PDF मांग लेना कमेंट में, हो सकेगा तो मैं खुद ही डाल दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या फिर होती हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं इस आंसर में, जो कि है हमारा ये, ठीक है। Some of the important qualities which the businessman should possess are discussed as follows। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, 11 इसमें क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं। पिछली बार क्वेश्चन आया था, मुझे बताया था किसी ने कि 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, आप बहुत इजीली इसको फ्रेम कर सकते हो। आप साफ साफ एक हेडिंग डालोगे, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ विच द बिजनेसमैन शुड पोजेस, या फिर अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ बिजनेसमैन, कुछ भी करके आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप बेटर होगा कि आप अगर जब आपने एक हेडिंग डाल दी मेन हेडिंग ऊपर की क्वालिटीज़ हैं ये बिजनेसमैन की, उसके बाद एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके एक सीक्वेंस में आप हेडिंग डाल दो जो भी आपको पॉइंट्स लिखने हैं। कई बार ऐसा होता है हमें याद तो ये सारे हैं, मान लो आपने ये 7 के 7 पॉइंट याद किए हुए हैं, ठीक है। अब आपने हेडिंग डाली ये वाली, फिर आपने ये वाली हेडिंग डाली नॉलेज ऑफ बिजनेस, फिर आपने ये सारा लिखा, लेकिन आपने सेकंड भी लिख दिया, आपने थर्ड भी लिख दिया, फिर आप 4th भूल गए, या फिर आप 5th भूल गए, या फिर आप 6th भूल गए, ऐसा हो जाता है। तो पहले आप क्या करो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ऐसे करके एक सीक्वेंस में हेडिंग्स डाल दो सारी, ठीक है। ये पॉइंट्स लिख दो लाइन वाइज, अभी उसको अंदर से डिस्क्राइब मत करो, वो सिर्फ पॉइंट्स लिख दो। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जल्दी जल्दी में कॉपी चेक कर रहा होता है, वो देख रहा है कि इसने बंदे ने पॉइंट्स लिखे हैं कि बिजनेसमैन में बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी इंप्रेसिव होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग वो होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए। कहेगा भाई सारी क्वालिटीज़ इसने लिख तो दी, अब डिफाइन करना ना करना नहीं पड़ रहा मैं उसको, इसने क्वालिटीज़ लिख दी, बस चेक कर दिया, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है, लक की बात है थोड़ी। फिलहाल काफ़ी चांसेस रहते हैं ऐसा करोगे अगर तो मार्क्स गेन करने के, ये ट्रिक्स होती हैं कुछ मार्क्स अपने खींचने के, ठीक है। ऐसा कर सकते हो बिल्कुल बहुत अच्छे से, और पेज भी भरेगा यार। खुद सोचो, जब इतना लिखोगे तो थोड़ा पेज भी भरेगा, थोड़ा लगेगा, ऐसा लगेगा कि बच्चे ने कुछ लिखा है, ठीक है। तो 11 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कुछ भी इजी उठा के आप 8-10 पॉइंट जो भी आप करना चाहो आराम से कर सकते हो। नॉलेज ऑफ बिजनेस, नाम से पता चलता है कि उस बंदे को बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। द बिजनेसमैन शुड हैव द थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज बिजनेस, बहुत थॉरली, मतलब कि बहुत डीपली उसको अपने जो भी वो बिजनेस कर रहा है उसकी बहुत अच्छे से उसकी समझ होनी चाहिए। ही शुड बी क्लियर अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उसके उसे एम्स पता होने चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है उसे कुछ पता होना चाहिए। बेसिकली यहाँ मतलब ये है कहने का कि उसको पूरी नॉलेज अपने बिजनेस की होनी चाहिए, ठीक है। अंदर की जो भी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हो आराम से, काफ़ी टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए। इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, नाम से पता चल रहा है। अब प्लीजिंग पर्सनैलिटी इज ऑलवेज एन एसेट, एक जो प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती है, अच्छे से व्यवहार करना, दूसरों के साथ बोलना अच्छे से, ठीक है, वो एक बहुत अच्छा एसेट होता है।
पर्सनैलिटी इंक्लूड्स वेरियस क्वालिटीज एंड टैलेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर मेकिंग अ बिजनेस सक्सेसफुल। ये जो पर्सनैलिटी होती है इसमें बहुत सारी क्वालिटीज हमारी आती हैं, बहुत सारे टैलेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं एक बिजनेसमैन को सक्सेसफुल बनाने में, ठीक है। द बिजनेसमैन शुड बी एबल टू इम्प्रेस पीपल एंड शुड बी एबल टू गेट ऑल राउंड कोऑपरेशन फ्रॉम देम। जो प्लीजिंग पर्सन होता है, प्लीजिंग पर्सनैलिटी वाला, ठीक है, और वो इतना एबल होता है कि वो लोगों को इम्प्रेस कर सके और उनसे अपना काम निकलवा सके, कोऑपरेट कर सके वो लोग उसके साथ, ठीक है। अच्छे इंसानों के साथ, अच्छे लोगों के साथ काफ़ी सारे लोग रहना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं, उनके साथ काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट इसमें आता है, इसको थोड़ा पढ़ लेना है ऐसे यार, ठीक है, मैंने समझाता हुआ चल रहा हूँ फिलहाल। हार्ड वर्किंग, नाम से पता चल रहा है, वर्क जो वो काम कर रहा है वो हार्ड वर्किंग उसमें होना चाहिए, ठीक है, बहुत मेहनत वाला इंसान वो होना चाहिए। बिजनेसमैन शुड बी हार्ड वर्किंग, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। जब हमें हार्ड वर्क करना ही करना है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कुछ और तरीके से हम उस काम को नहीं कर सकते। वो पर्सन ऐसा ना हो कि कोई शॉर्टकट वे में उसको करना चाहे, कोई शॉर्टकट ढूंढे, ऐसा ना हो। हार्ड वर्किंग वो पर्सन होना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी डेडिकेटेड टू हिज वर्क, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो वो। हिज हार्ड वर्क विल मोटिवेट हिज एम्प्लॉयज टू वर्क विद द सेम ज़ील। ये एक अच्छी लाइन यहाँ पे बनती है, जो उसका हार्ड वर्क होगा वो मोटिवेट करेगा उसके एम्प्लॉयज़ को कि वो भी उसी तरह से हार्ड वर्क करके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करें। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कोऑपरेटिव, ठीक है। अ बिजनेसमैन हैज़ टू डील विद मैनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। एक बिजनेसमैन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ डील करनी पड़ती है उसको। ही हैज़ टू सीक द कोऑपरेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन इन सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम। उसको काफ़ी सारे लोगों की कोऑपरेशन की जरूरत होती है, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। द डिपेंडेंस ऑन अदर्स इज नेसेसरी इन द प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड। द बिजनेसमैन शुड कोऑपरेट विद अदर्स एंड शुड आल्सो हैव द कैपेसिटी टू गेट कोऑपरेशन फ्रॉम देम। जब वो पर्सन दूसरों के साथ कोऑपरेट करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने में, तभी वो सारे लोग उसके साथ भी कोऑपरेट करेंगे। तो पर्सन जो है, जो बिजनेसमैन है, वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, ठीक है, दूसरों की भी वो हेल्प करे और जब उसको जरूरत है तो दूसरे भी उसकी हेल्प करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो वो जो बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन की क्वालिटी होती है कि वो कोऑपरेटिव होना चाहिए। करेजियस की अगर हम बात करें तो व्यक्ति साहसी होना चाहिए, साहस उसमें होना चाहिए। वन हैज़ टू डील विद अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन अ बिजनेस। समटाइम्स देयर आर कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। कई बार ऐसा हो जाता है कि डिमांड्स जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग हो जाती हैं। कोई पर्सन कह रहा है नहीं ऐसा होना चाहिए, कोई कह रहा है ऐसा होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा करेजियस होना चाहिए उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। द कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट वांट द बिजनेसमैन टू बी कंसिडरेबल टू देयर डिमांड्स। किस किस की डिमांड्स आती हैं? कंज्यूमर्स की डिमांड्स आती हैं, एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स आती हैं, गवर्नमेंट की डिमांड आती हैं। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए उनकी डिमांड्स को पूरा करे, ठीक है। ही हैज़ टू रिकंसाइल वेरियस इंटरेस्ट। द करेज एंड फोर साइडेडनेस ऑफ द बिजनेस विल हेल्प हिम टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। जो उसके करेज होगा, ठीक है, फोर साइडेडनेस जो उसमें होगी बिजनेसमैन में, वो उसकी हेल्प करेगी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में, ठीक है। तो करेजियस वो बिजनेसमैन होना चाहिए। आगे है इनिशिएटिव एंड डिसीजन मेकिंग पावर। इनिशिएटिव मतलब फर्स्ट स्टेप लेना, ठीक है। उसने कोई चीज़ सोची है, मान लो एक मीटिंग चल रही है, काफ़ी सारे लोगों ने कुछ सोचा है, तो इनिशिएट करेगा वो बिजनेसमैन। उसमें ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जब सारी चीज़ें उसने सुनी तो वो इनिशिएट करे। आप भी अपनी लाइफ में देखते हो, आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, ठीक है, लेकिन आप इनिशिएट नहीं करते, ठीक है। उस चीज़ को आप फर्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ की, ठीक है। और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। बिजनेसमैन हैज़ टू टैकल मैनी प्रॉब्लम्स एवरी डे। एक बिजनेसमैन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हर दिन। ही हैज़ ऑल्सो टू टेक डिफिकल्ट डिसीजन। ही शुड हैव द एबिलिटी टू डिसाइड थिंग्स एट द प्रॉपर टाइम। सही समय पर वो डिसाइड करे चीज़ों को, ठीक है। ही हैज़ टू चैनलाइज द एनर्जीज ऑफ द ग्रुप इन अ बिड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो अचीव करे समय पर, ठीक है। तो जो बंदा है वो इनिशिएटिव और डिसीजन मेकिंग पावर रखने वाला होना चाहिए, ठीक है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की क्वालिटी होती है ये, ठीक। बाकी आप यहाँ पे हमने पढ़े 6 पॉइंट्स, 1-2 पॉइंट्स आप यहाँ से उठाओ। ऑनेस्टी, ईमानदारी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ बिजनेसमैन मस्ट हैव। ही शुड बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स विद अदर्स। जो दूसरों के साथ जो बात उसने कही है उस पर वो डटा रहे, ठीक है। जो भी डील्स उसने की हैं उनके साथ वो ऑनेस्ट रहे। जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ वो ऑनेस्ट रहे। जो डीलर्स हैं जिनके साथ वो बिजनेस कर रहा है उनके साथ वो ऑनेस्ट रहे। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी रहती है किसी भी पर्सन में। हम बिजनेसमैन से अलग भी देखें, हमारी डे टू डे लाइफ में भी अगर ये सारी क्वालिटीज़ हम अपने अंदर लाएं तो हम भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा आगे आता है assumptions ऑफ responsibility. A businessman should assume responsibility of various activities of his subordinates.
ठीक है। एज अ लीडर ही एक्सरसाइज ऑल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही शुड नॉट ट्राई टू शिफ्ट बर्डन ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अदर्स। जो जिम्मेदारियां उसकी हैं वो उसे खुद ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अगर उसके पास कोई जिम्मेदारी आ रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है, तो वो अपना काम किसी और के कंधे पर डाल दे, किसी अपने सबॉर्डिनेट यानी जो भी उसके अंडर में काम कर रहे हैं लोग, उनके कंधे पर अपनी जिम्मेदारी डाल दे, अपना काम उनके कंधों पर वो ना डाले। जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको खुद ही पूरा करे, ठीक है, खुद से वो करे, दूसरों पर बर्डन ना डाले वो, ठीक है। तो एक ये भी एक अच्छी क्वालिटी है एक बिजनेसमैन की, तभी तो वो सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। फिर आगे है डिसिप्लिनेरियन है वो, ठीक है। डिसिप्लिन इज एन इनिशियल ट्रेड इन द पर्सनैलिटी ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। डिसिप्लिन हमें शुरू से सिखाया जाता है, वो बात अलग है, हम कभी सीखे नहीं हमें टीचर्स डांट के सिखाते थे स्कूल में, ठीक, कि डिसिप्लिन में रहो, मेंटेन डिसिप्लिन, शांत रहो। तो ऐसा व्यक्ति जो डिसिप्लिन सीख जाए वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। He should give a lead to his employees. He should follow various rules and regulations strictly. First, he should be disciplined. Only then he can expect others to be disciplined. अगर वो खुद शांत होगा, शांत स्वभाव का रहेगा, तभी वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि दूसरे भी उसके साथ वेल मैनर्ड, वेल डिसिप्लिन रहे, ठीक है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क विदाउट डिसिप्लिन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती बिना डिसिप्लिन के। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है डिसिप्लिन का, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अ बिजनेसमैन शुड बी एबल टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अडेप्टेबिलिटी मतलब हमने ये बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा बार पढ़ा है ये वाला वर्ड, अडेप्ट करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना उस सिचुएशन में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, बिजनेसमैन इतना एबल होना चाहिए कि वो एडजस्ट कर ले सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने आप को एडजस्ट कर ले सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देयर मे बी अ फ्रीक्वेंट चेंज इन सिचुएशन, चेंजेस हो जाते सिचुएशन में, कभी भी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे था कंज्यूमर की डिमांड आ रही थी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की डिमांड अलग आ रही थी, गवर्नमेंट की डिमांड्स अलग थी। तो बिजनेसमैन से उनकी कुछ अलग डिमांड होती हैं, अलग वो चाहते हैं कुछ बिजनेसमैन से, तो वो अडेप्ट करे अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो भी सिचुएशंस उसके सामने आ रही हैं, ठीक है। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू फेस अ फ्यू चैलेंजेस विद करेज। अपने पूरे करेज के साथ वो काफ़ी सारे जो भी चैलेंजेस उसकी लाइफ में आते हैं, डे टू डे लाइफ में आते हैं उसकी, उनको वो करेज से चैलेंज करे, फेस करे उन चैलेंजेस को, ठीक है। ही शुड नॉट लूज हार्ट एंड शुड बी एबल टू अडेप्ट इन टू न्यू एनवायरमेंट्स। वो कभी भी बिल्कुल हार ना माने, गिव अप ना करे वो कभी किसी चीज़ को लेकर। बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड अंडर स्टैटिक कंडीशंस, ठीक है। स्टैटिक कंडीशन में कोई भी बिजनेस कंडक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। किसी बिजनेस को हम ऑपरेट नहीं कर सकते स्टैटिक कंडीशन में। ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस आर विटनेस इन बिजनेस एक्टिविटी। सब तरह के चेंजेस आते हैं, ठीक है। लॉसेज आते हैं, बहुत सारी सिचुएशन रहती होती है कि हमें लॉसेज फेस करने पड़ते हैं काफ़ी सारे, तो वो अपने आप को अडेप्ट करे, गिव अप ना करे उन सिचुएशंस में, ठीक। तो ये होती हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्वालिटीज़ एक बिजनेसमैन की, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की। तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा गया है पहले भी, और इस बार भी आ सकता है, काफ़ी सारे चांसेस हैं। 11 पॉइंट्स हैं, कोई से भी 10 कर लो अच्छे से, इजी पॉइंट्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। आगे हमारा क्वेश्चन है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच टाइप। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं और उनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स डिस्कस करने हैं हमें इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्या क्या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हमारे। हाँ, तो ये रहा। सबसे पहले आंसर की शुरुआत जब आप करोगे, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप एक चार्ट बना दो, ठीक है, कॉपी पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा अगर सुंदर बनाओगे तो, ठीक है। स्केल से बनाना कोई दिक्कत नहीं है, स्केल से बनाना, अच्छे से लिखना, जैसे ये लिखा हुआ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये सारे होते हैं सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें भी हमारे 3 कैटेगरी बढ़ती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन मैन कंपनी, ठीक है। फिर बात करें कोऑपरेटिव सेक्टर की तो वहाँ पे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव स्टोर। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी बोर्ड ऑफ कमीशन। फिलहाल आपके जो यहाँ पे मेन है वो फिलहाल यही सारे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, आप चार्ट में इतना सब कुछ ना लिख के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हेडिंग डाल के ये भी लिख सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर हमारा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये सारे हमारे होते हैं बिजनेस के फॉर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म। और इस एक पॉइंट के ऊपर हमने पूरा चैप्टर किया है जो कि इस बुक में गिवन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो आई होप कि आपने सारे वीडियोस देखे होंगे, सारे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, सारी वीडियोस देखी होंगी सही से, ठीक है।
पार्टनरशिप के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ा था हमने, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ा था, स्टॉक कंपनी के ऊपर पूरा चैप्टर हमने किया था, मेरिट्स डिमेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है हमें थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा, जो कि फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप लिखा हमने, उसके बारे में हमने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, पार्टनरशिप के बारे में हमने हेडिंग डाली, पूरा थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से ये सब चीज़ें रहेंगी। फिर उसकी हर एक टाइप की मेरिट्स और डिमेरिट्स के लिए आपको प्लेलिस्ट खोलनी पड़ेंगी, और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो भी है, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स वहाँ से देखनी पड़ेंगी, ठीक है। थोड़ा तो यार खुद करो, ठीक, जिससे कि आपको भी समझ में आए चीज़ें। खुद से करने से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, ठीक। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं, समझाता हूँ मैं इसको आपको। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक अकेला व्यक्ति होता है जो कि काम करता है, सारे बिजनेस के चीज़ें वही देखता है, लॉसेस वो बियर करता है, प्रॉफिट्स सारे वो अर्न करता है, अपनी जेब में रखता है सारे प्रॉफिट्स, ठीक है। द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ज़्यादा पुरानी है, ये सबसे पुरानी यही है, ठीक है। इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंगल इंडिविजुअल प्रमोट्स एंड कंट्रोल द बिजनेस अंडरटेकिंग्स एंड बियर द होल रिस्क हिमसेल्फ। एक अकेला व्यक्ति एक सिंगल इंडिविजुअल प्रमोट करता है और कंट्रोल करता है बिजनेस के अंडरटेकिंग, जो भी एक्टिविटीज बिजनेस में होती हैं और जो भी रिस्क वगैरह होता है वो अकेला उसको बियर करता है। ही सप्लाइज द एंटायर कैपिटल फॉर स्टार्टिंग एंड रनिंग द बिजनेस। वो अकेला व्यक्ति कैपिटल लगाता है उस बिजनेस को शुरू करने में, ठीक है। प्रॉफिट्स खुद रखता है, अपने सारे जो भी लॉसेज होते हैं वो खुद अकेला बियर करता है उनको। दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरिंग नो फॉर्मेलिटीज टू सेट इट अप। ये एक ऐसा सिंपल टाइप है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज वगैरह हमारी जरूरत नहीं पड़ती है शुरू करने में, ठीक है। फिर हमारा था पार्टनरशिप। पूरा चैप्टर यार पढ़ा हुआ था इसका, मेरा इसको समझाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में और बहुत दिन खर्च करके हमने ये चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। तो बेटर होगा यार आप इसको थोड़ा देखो उन वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। मैंने बता दिया कि कैसे आपको फ्रेम करना है ये क्वेश्चन, और वीडियो भी ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई होगी अभी तक, ठीक है। तब भी मैं थोड़ा सा समझाता हुआ चल रहा हूँ। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। एक पार्टनरशिप जो होती है वो एक एसोसिएशन होती है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग उसमें हो सकते हैं, ठीक है। को ओनर्स भी हम उनको कह सकते हैं बिजनेस एंड टू शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेज। जो प्रॉफिट और लॉसेज होते हैं वो बंट जाते हैं उन सारे लोगों में। जब एक पार्टनरशिप शुरू होती है, पार्टनरशिप फर्म शुरू होती है, तो पहले उनका एक एग्रीमेंट हो जाता है कि कितना प्रॉफिट किस रेशियो में हम सबको मिलेगा, किस रेशियो में हम सबको बटेगा, तो वो सारी चीज़ें पहले से तय होती हैं। द पार्टनरशिप मे कम इनटू एग्जिस्टेंस आइदर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेडिंग कंसर्न और बाय मींस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। या तो वो कोई एक्सपेंशन हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है बिजनेस, ठीक है। पहले एक बिजनेस था छोटा था, अब वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, तब वो ज़्यादा बिजनेस पार्टनरशिप उसमें हो सकती है। या फिर कोई एग्रीमेंट के थ्रू वो बिजनेस को शुरू कर सकते हैं 2 और मोर पर्सन, ठीक है। अगर वो चाहते हैं पार्टनरशिप करना तो वो आराम से कर सकते हैं एग्रीमेंट के थ्रू। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रू एसेंशियली आउट ऑफ द फेलर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। दिस रिप्रेजेंट्स द सेकंड स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सेकंड फॉर्म ऑफ ये जो हमने इवोल्यूशन पढ़ा था बिजनेस का, उसमें ये सेकंड नंबर पर आता है, हमारा सेकंड स्टेज आती है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। फिर हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेल्ड ओनली इन इंडिया। ये सिर्फ इंडिया में ही है, ठीक है। एंड दैट टू अमंग हिंदूज एज द नेम इज इंडिकेटिव। जैसे इसका नाम है हिंदू फैमिली बिजनेस, उसी तरह से ये सिर्फ हिंदूज में ही होता है ये वाला बिजनेस। इसमें क्या होता है, एक फैमिली बिजनेस चलता आता है, फिर जो एक हमारा जो एल्डर मेंबर होता है वो संभालता है, फिर जो मेल मेंबर जन्म लेता है उस परिवार में, फिर वो उसका एक कहें तो इसका एक पार्टनर बन जाता है, ठीक है। द मेंबरशिप इन दिस फॉर्म कैन बी एक्वायर्ड ओनली बाय बर्थ। जैसा कि यहाँ पे भी लिखा है, जो मेंबरशिप है वो उसको मिल जाती है बाय बर्थ, पैदा होते ही उसके, ठीक है। और बाय मैरिज टू मेल पर्सन हु इज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ऑल द ऑफिसेज ऑफ द अंडरटेकिंग आर कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन नोन एज कर्ता और मैनेजर। जो एल्डर मेंबर होता है, जो ये सारी चीज़ संभालता है बिजनेस का, वो कहलाता है कर्ता, या फिर हम उसको कह सकते हैं मैनेजर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इटली इन द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में सबसे पहले ये इटली में शुरू हुई थी जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक। बहुत सारे लोगों की मतलब मनी जो होती है वो कंट्रीब्यूट होती है और स्टॉक एक कॉमन स्टॉक पर वो लगती है, ठीक है। इट इन सम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम। फिर वो शेयर करते हैं जो भी प्रॉफिट लॉस उनके होते हैं उसमें, ठीक है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर, वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पे शायद आपको मैं अगर कम शब्दों में समझाना चाहूँ तो इस चीज़ को आप नहीं समझ पाओगे उतने अच्छे से, ठीक है, जितना आपको वहाँ समझ में आएगा इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा था।
ठीक है। सेम वही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें ये वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है, ठीक है। अपनी मर्जी से आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। इसका एम होता है सर्विस प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स को। द एम ऑफ सोसाइटी इज टू नॉट इंक्रीज प्रॉफिट एज इन अदर अंडरटेकिंग बट सर्विस टू इट्स मेंबर। इनका जो एम है वो ये नहीं है कि वो सर्विस जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, बल्कि इनका जो एम है, जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करें अपने मेंबर्स को। ये इनका एक इंपॉर्टेंट गोल है। इट इज़ अ जॉइंट एंटरप्राइज ऑफ दोज हु आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर लेग्स। ये जॉइंट एंटरप्राइज है उनके लिए जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है लोग, और जो खड़े नहीं हो सकते अपने पैरों पर। खड़े नहीं हो सकते अपने पैरों पर, मतलब ये नहीं कि उनके पैर नहीं है, फाइनेंशियली इनसे वहाँ से थोड़ा कनेक्ट करो कि वो फाइनेंशियली अवेलेबल नहीं है उतना, उनके पास इतने फाइनेंशियल अवेलेबल नहीं है कि वो अपने खुद से अपने दम पर सारी चीज़ें कर सकें। तो उनके लिए ये खासकर एंटरप्राइज है, जॉइंट एंटरप्राइज, ठीक है। Therefore come together not with a view to get profit but to overcome disability arising out of the bonds of adequate financial resources। तो ये आती है एग्जिस्टेंस में नॉट with a view to get प्रॉफिट्स के लिए ये एग्जिस्टेंस में नहीं आती, बल्कि ओवरकम करने के लिए आती है डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबिलिटीज आई हैं इकोनॉमिक में, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के गैर मौजूदगी में कहें, या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना होने की वजह से जो भी डिसेबिलिटीज अराइज हुई हैं उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो इसको पढ़ोगे आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। आगे हमारा है पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइज आल्सो कॉल्ड स्टेट एंटरप्राइज और गवर्नमेंट एंटरप्राइज। इसको हम स्टेट एंटरप्राइज भी कह सकते हैं और गवर्नमेंट एंटरप्राइज भी कह सकते हैं। एट प्रेजेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस हैव एज्यूम्ड कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन ओइंग द मैनेजिंग एंड मेनी बेसिक और की इंडस्ट्रीज। वही सारी चीज़ें हैं जो मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि आप इनको पूरा चैप्टर जो पढ़ाया गया है उसमें आप उसको पढ़ो, और जिसने पढ़ लिए हैं वो चैप्टर्स उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी सी चीज़ बन जाएगी ये, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है, इस आंसर को कैसे फ्रेम करना है, वो चीज़ मैंने बताई। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हेडिंग डलेगी। आप सिर्फ पहले पॉइंट की हेडिंग लिखोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 पार्टनरशिप, 3rd ये, 4th ये, फिर आप उसको नीचे जाके नंबर 1 डालोगे सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर आप उसको थोड़ा डिफाइन करोगे। ऐसे जाके आप क्वेश्चन अगर फ्रेम करते हो आंसर अपना, तो मार्क्स मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये 6 कुछ फॉर्म्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक। फिर आगे जो हमारा क्वेश्चन बनता है, अच्छा मैं नीचे लिंक्स भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप इनको, और वीडियो के एंड में भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी जो भी चैप्टर पूरे अलग से बने हुए हैं। आगे जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस हमें बतानी है। लिंक प्रोवाइड हो जाएगी सोल प्रोप्राइटरशिप के, पूरा चैप्टर इसमें हो रखा है इस चैनल पर, पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किया गया है एक एक चीज़ उसमें, ठीक है। मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अभी समझाया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पूरा चैप्टर भी अलग से रखा हुआ है इस वाली चैनल पर। उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, आराम से वहाँ से पढ़ना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ मेरिट्स भी पढ़ लेना, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में बतानी है मेरिट्स और डिमेरिट्स सारी चीज़ों की। अगर मैं इस वीडियो में बताना शुरू करूँगा या फिर समझाऊँगा तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, अभी भी काफ़ी ज़्यादा लंबी ये वीडियो हो गई होगी, ठीक है। और मैं इसीलिए कुछ कम क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जिससे कि मैं इजीली आराम से आपको बता सकूँ कि किस क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम करना है आपको, और कैसे कैसे वो आंसर बनेगा, आपको कैसे करना है और उसमें क्या क्या लिखना है। मैं चाहता तो 20-25 क्वेश्चन एक साथ ही सारे करवा देता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, आधे से ज़्यादा लोग देखते भी नहीं और समझ में भी चीज़ें नहीं आती उस हिसाब से, ठीक है। तो इससे पहले, इस वाली वीडियो से पहले 5 क्वेश्चंस कवर किए थे, अगर वो नहीं देखी तो उसको जाके देखना। और इस वीडियो में जो भी चीज़ें रहीं वो ये थी, ठीक है। 6 क्वेश्चन हमने इसमें किए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। जो आगे क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में कर लेंगे, फिलहाल आप इनको अच्छे से करो, ठीक। अगर कुछ समझ ना आई हो, कोई चीज़, कोई लिखी हुई चीज़ समझ नहीं आई हो तो मेरे से PDF ले लेना कमेंट सेक्शन में। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में, आराम से इसको समझो, पढ़ो, और बहुत सारे लेक्चर्स पीछे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, आराम से उनको देखो, पढ़ो, समझो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।